नमस्कार दोस्तों। देखिए पॉलिटी के जो प्रश्न लास्ट 5 ईयर पूछे गए उसको हम वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2023 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, उसमें देखते हैं कि पॉलिटी से रिलेटेड कितने प्रश्न आए और वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो वन बाय वन हम सारे प्रश्नों को देख लेंगे तो दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं और दूसरी ये कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक आपको करना है। खैर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, तो वो हुई 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, तो 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये भाग 10 में दिया गया है। इसके बाद अधिकरण अधिकरण को भाग 14A में दिया गया है, जो कि बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, ये भाग 11 में नहीं है, तो ये 14A में दिया गया है। और राजभाषा जो है वो कितने में है, 17 में है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। 8वीं में भाषाएं दी गई। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये तो 4th शेड्यूल की 4थी अनुसूची में है, ये 9वीं अनुसूची में नहीं। 10वीं में जो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दी गई हैं। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन वो 4थी अनुसूची में दी गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो इसमें स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध, दोहरे दंड की धारा, यातना के विरुद्ध निषेध और कायत्तर विधि। तो यातना के विरुद्ध जो निषेध है ये अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। देखिए अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध निषेध का प्रावधान नहीं किया गया, जबकि अनुच्छेद 20 में जो प्रावधान किए गए वो क्या क्या है। तो पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि जो बाद में कोई सजा आ गई तो उसके तहत उसको सजा मिल जाएगी। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालयों में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। तो पर्यावरण का संरक्षण जो है ये दोनों का भाग है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी वो किस आर्टिकल में दिया गया है और ये डीपीएसपी के किस आर्टिकल में दिया गया। दोनों चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए चीज़ों को यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि मान लिया आप ये सेशन देख रहे हैं और आपको यहाँ अगर कोई प्रश्न मिला तो इसको अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कम से कम बुक को पलट के तुरंत उसको वहीं पे क्लियर कर लीजिए। बाद के लिए कुछ मत छोड़िए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता फिर। क्वेश्चन नंबर 6 हम देते हैं। तो अभिकथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की आपस में कोई व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से वही अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो बिल्कुल सही, आपस में एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया है, के संदर्भ में सही कथन पूछा जा रहा है। तो पहला, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की हुई घोषणा के पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे, सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होंगे, बल्कि ये गलत है। तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है। तो वो मीरा कुमार हैं, जो कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। इनका कार्यकाल 2009 से 14 तक के रहा। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष श्री अनंत सायन जी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त, ये 108 में होता है, ज्वाइंट सेशन 108 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। केवल 2 ही सही होगा, वो 109 में नहीं होगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के लिए 31 सीटें और लोकसभा के लिए 80 सीटें, दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 12 है,
तो संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजित किया जा सकता है। और दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ के सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं, सही है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो ये दोनों ही कथन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के संबंध में सही नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन कराएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएंगे। और पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पहला है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था ये होनी चाहिए। तो ये सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये नहीं है, केवल एक यहाँ पे सही है। डिटेल देखते हैं इसकी। तो दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को द्विस्तरीय प्रणाली में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा कहा कि राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक जिला पहला बिंदु होना चाहिए। तीसरी बात कि जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाना चाहिए। चौथी बात कि पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। पांचवी बात जो कही कि पंचायती राज संस्थाओं के पास स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए। तो ये अशोक मेहता कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को संबोधित होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, आप हमें बताइए कि हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट को अगर अप्लाई कराना तो उसके लिए किस आर्टिकल का यूज होता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए तो 32 है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति है। कौन कौन से? तो एक तो हैबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, परमादेश मैंडमस, और उसके बाद ये प्रतिषेध लेख जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण, उसके बाद फिर अधिकार परीक्षा लेख यानी क्यू वारंटो। तो उल्लेखनीय है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथन पूछा गया, सही कौन सा है? तो पहला, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अर्हित हो, और महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ये नहीं है ऐसा, महान्यायाधीश को तो राष्ट्रपति अपने आप हटा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन 20 है, तो संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं, 4 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो ये अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपस में मैच करना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 किससे? ये निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। 315 जो है ये लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। 280 किससे रिलेटेड? ये वित्त आयोग से रिलेटेड है। और 338 ये किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जाति आयोग से रिलेटेड है। और वहीं पर 338A आ जाएगा तो वो फिर ST से रिलेटेड हो जाएगा, यानी अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान ने
प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी? तो वो 15 वर्ष के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधानित है कि इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था। तो ये 15 वर्ष होगा। तो 2023 की परीक्षा में आपने यहाँ पे देखा तो कुल मिला के लगभग 22 प्रश्न पूछे गए पॉलिटी से रिलेटेड। किस किस टॉपिक से पूछे गए वो भी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पूरा देखा कि उनका जो लेवल था वो कैसा था और सारी चीज़ें कैसी। तो इसके बाद हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2022 का जो प्रश्न पत्र है जिसमें कि पॉलिटी के पूछे गए थे प्रश्न, तो उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो इसमें ये एक तो ये देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी से कितने पूछे गए और फिर कौन कौन सा एरिया टचअप किया गया है 2022 के प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट को कई बार मतलब इधर उधर से अलग तरीके से पूछा गया, या फिर ये पूछा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने किस महत्वपूर्ण चीज़ को संविधान में ऐड किया जिससे संसद की शक्ति को थोड़ा सा मतलब एक लगाम लगाई है। तो वो फंडामेंटल जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है तो वो अलग अलग वाद हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। उसकी एक लिस्टिंग मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा कि जिसमें डिफरेंट टाइप के वाद से कौन कौन सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो संसद है वो किसी भी हालत में इन सारी चीज़ों को बदल नहीं सकती है। तो यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 का ये वाद है, इसमें ये कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कब किया गया? तो ये किया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के थ्रू। देखिए ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समझिए आपकी एवरग्रीन प्रश्न है, लगभग हर जगह पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं ये। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब 0 से 6 जो साल के लिए बच्चों की शिक्षा का और सारी चीज़ों का है तो उसके लिए फिर वो डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डीपीएसपी में 0 से 6 साल तक का है और 6 से 14 साल तक का वो फंडामेंटल राइट है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका मतलब जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कम से कम उनको बैठ के याद कर लीजिए। ठीक है, और वैसे भी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमें पता होनी चाहिए। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है सभी को ये पता होना चाहिए कि उसके फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है। तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये जो है आर्टिकल 49 में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं, ये डीपीएसपी का पार्ट है। क्लियर? और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 51A में ऐड किया गया, बाद में उसको अमेंड किया गया 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? ठीक है, तो यहाँ पे आर वेंकट रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये सभी जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे, बट नीलम संजीव रेड्डी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये लोकसभा और उनका जो चुनाव वर्ष हुआ वो सारा दिया गया है। तो पहली लोकसभा 1951 में, 7वीं 1980 में, 11वीं 1996 में, 9वीं 1989 में और 13वीं जो है 1999 में। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। देखिए पॉलिटी में कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जो डेट है ना ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आपको 1 या 2 प्रश्न इस तरह से डेट वाले जो फैक्ट होते हैं वो मिल जाएंगे। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। भारत की अंतरिम सरकार, जिसे भारत की अंतरिम सरकार के रूप में भी जाना जाता है, 2 सितंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से गठित की गई, जिसका कार्य क्या था? तो ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता के संक्रमण में सहायता करना। ये सरकार 15 अगस्त 1947 जो कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की तारीख है और पाकिस्तान के निर्माण की तारीख तक बनी रही।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? तो वो लोक लेखा समिति है। ये कैग की जो रिपोर्ट आती है उसका पूरा परीक्षण करती है कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रखी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये समिति दी गई है और उनका नियुक्ति वर्ष दिया गया है जो कि डीपी उससे पंचायती राज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करेक्टली मैच हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो 1957, अशोक मेहता समिति जो थी 1977, LM सिंघवी समिति जो थी 1986 और PK शुंगन समिति जो थी वो 1988। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो वो किया गया 1996 में, जिसको पेसा एक्ट कहते हैं। ठीक है, पेसा एक्ट जो है वो 1996 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है अभिकथन। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण दिया गया है इसका कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब इसमें से आपको ये बताना कि कौन सा सही है या आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं और आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत संबंधी 29 विषय शामिल किए गए। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पंचायत में जो 11th शेड्यूल्ड है उसमें कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं पंचायत के लिए? तो वो 29 हैं। अब राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि 29 में से कितने जो विषय हैं या कितने जो पार्ट हैं वो पंचायत को दे सकती है काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो ये राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। तो उत्तराखंड में तो 70 हैं, गोवा में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, मणिपुर में जो है वो कितने हैं? 60 हैं, 62 नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो वो 69वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुसूची और विषय आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये सारे ही मैच हैं, प्रश्न में थोड़ा अलग रहा होगा। तो तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के रूप में, चतुर्थ अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाली विधियों की विशेष सूची दी गई है और 8वीं अनुसूची में जो कि लैंग्वेजेस दी गई, भाषाएँ दी गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा ये बनाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पे पार्ट सारे बताने हैं, कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। तो संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, ये पार्ट 1 है। मौलिक कर्तव्य जो है 4A आप जानते हैं। नागरिकता पार्ट 2 में है और जो DPSP है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो पार्ट 4 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना था। तो ये पहला हो गया, उसके बाद फिर ये तीसरा आ गया जो नागरिकता का पार्ट है, उसके बाद फिर DPSP आ गया और उसके बाद फिर मौलिक कर्तव्य आ गया। तो इस तरह से इनको ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये जो प्रश्न थे पूरे, ये 2022 के प्रश्न थे जो कि पूछे गए 15 प्रश्न पूछे गए पॉलिटी से रिलेटेड। किस किस एरिया से पूछे गए, किस किस टॉपिक से पूछे गए, वो भी सारे आपने यहाँ पे देखे। ठीक है। तो यहाँ पे 2021 का जो प्रश्न पत्र है UPPCS प्रीलिम्स का, उसमें देखते हैं कि पॉलिटी से रिलेटेड कितने प्रश्न हैं और किस एरिया से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि प्रावधान दिए गए हैं और उनके स्रोत पूछे गए कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। देखिए ये तो निश्चित है कि जो मतलब कोई भी कंसेप्ट है, जैसे कि मान लिया फंडामेंटल राइट है या DPSP है जो कि आयरलैंड से लिया गया, तो उसको पूरी तरीके से जैसा वहाँ पे था वैसा यहाँ पे नहीं है, उसको भारतीय परिदृश्य के हिसाब से बदला गया है जो कि यहाँ पर फिटअप हो सके। तो मौलिक अधिकार जो USA से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं और आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं ये जर्मनी से ली गई हैं। आपको इसमें से बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ये कनाडा से ली गई हैं।
ठीक है, यहाँ पे इनका सही मैच है। तो फंडामेंटल राइट यूएसए और डीपीएसपी जो आयरलैंड, और फिर जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कनाडा, और आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, और ये नहीं है संघीय जो है ये पार्ट इसमें नहीं दिया गया है। देखिए, प्रस्तावना को कम से कम आपको याद होना चाहिए पूरा कि आपकी जो प्रियम्बल है वो क्या है, उसमें कितने वर्ड हैं, कौन से वर्ड कब ऐड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आप क्लियर करिएगा, बिल्कुल इसको मतलब छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा। तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये स्टेटमेंट दिया था। फिर से ये पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ये अनुच्छेद दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड विषय इधर दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए हैं। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 है। और सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है ये अनुच्छेद 43, और ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, ये जो है अनुच्छेद 40 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो आम चुनाव में मतदान करना, तो जाहिर सी बात है वोटिंग जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये सही बात है, राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो ये दूसरा नहीं सही है, ऐसा नहीं है, बाकी पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो अभिकथन और कारण दिया गया है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, बल्कि केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, भले ही जो मिनिस्टर्स हैं वो राज्यसभा से ही क्यों ना हो। कारण दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो दोनों ही, ये सही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसलिए करेक्ट होगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। पूरी डिटेल देखते हैं। तो 0 आवर एक भारतीय संसदीय नवाचार है, संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची अर्थात सदन की नियमित जो कार्य है वो शुरू नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच में शून्यकाल कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसी को हम शून्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये राज्यसभा की सीटों की संख्या और जो स्टेट दिए गए हैं ये करेक्टली मैच है। राजस्थान में 10 सीटें, कर्नाटक में 12, गुजरात में 11 और पंजाब में 7 सीटें हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक जो है ये फर्स्टली जो है वो अपर हाउस में नहीं जा सकता है, सबसे पहले ये लोअर हाउस में ही प्रेजेंट होगा, उसके बाद फिर मतलब राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा को इसके बारे में कोई पावर नहीं होती है, वो कुछ संशोधन करेंगे अगर और उन्होंने लोकसभा में भेजा और लोकसभा को लगा ये कि ठीक है तो वो संशोधन मान्य होगा, अदरवाइज फिर पूरी पावर कहने का मतलब लोकसभा की ही होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी। तो वही कैग के प्रतिवेदन की। इससे पहले अभी हमने देखा था तो वहाँ भी इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो देखिए, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह समिति भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है 1921 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज पर निम्न समितियों का विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब कब कब कौन सारी चीज़ें हुई हैं। तो पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा है, अपने जो प्रीवियस ईयर का पेपर था। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी के वी राव समिति 1985,
LM सिंघवी समिति 1986 और PK सुंगन समिति ये 1988 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो मद्रास में स्थापित किया गया। तो प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में चार्टर के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत 30 सितंबर 1687 को एक चार्टर जारी किया था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा प्रश्न पत्र में, ठीक है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होता समिति जो है वो कब किस वर्ष गठित की गई थी? तो 2004 में इसका गठन किया गया था। कुछ रिकमेंडेशन देखते हैं पूर्णचंद होता जो समिति बैठी थी उसके बारे में। तो 2004 में इसका गठन किया गया था और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। कौन कौन से थे? तो पहला, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की आयु जो है 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए, और दूसरा इन्होंने कहा था कि सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए सुझाव दिया था। तो ये जो है PC होता कमेटी के बारे में रिकमेंडेशन है कुछ। उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहला, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तो भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, यही इनका प्राइमरी काम है। किसका? जो वित्त आयोग होता है उसका। आर्टिकल 280 राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो KC नियोगी जो है ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी के बारे में भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर NK सिंह, इनका टाइम पीरियड 2020 से लेकर 25 तक का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो 267 जो है वो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। देखिए 2-3 आर्टिकल हैं, इनको देख लीजिए। तो अनुच्छेद 265, तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा, 265 में है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये नहीं है। और कारण है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ पे R सही है, A गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 1989 में हुआ। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और वहाँ पे ये किया गया कि जो वोट करने की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST यानी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो देश में GST लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांधकर रखना। यह संपूर्ण भारत में वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय कर है। विदित है कि वस्तु और सेवा कर की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक जो दर्जा प्रदान करता है। और 103वां जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में हुआ, तो सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का रिजर्वेशन। और 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये 2020 में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो जो लेटेस्ट हैं 101 से लेकर 105 तक के अभी तक का लेटेस्ट हुआ है, तो इसके बारे में कम से कम आप अच्छी तरह जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया? तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत
बम्बई व मद्रास में स्थानीय विधानमंडलों का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इनको वही फिर अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आपको अरेंज करना है। तो गोलकनाथवाद कब हुआ? 1967 में। केशवानंद भारतीवाद कब हुआ? 1973 में। और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1971 में। और 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? तो वो 1976 में हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो पहले आया और सबसे लास्ट में जो आया ये यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो गोवा का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का 2 जून 2000, ये 2 जून 2014 है। और हरियाणा का हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो इसमें से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को, बोनस भुगतान अधिनियम को और समान पारिश्रमिक अधिनियम को, संविदा श्रम अधिनियम को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो वो सरकारिया आयोग के गठन पे ये सारी चीज़ें करी गई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की एक स्थापना हो। ठीक है, तो ये 28 प्रश्न पूछे गए 2021 की परीक्षा में, पॉलिटी से रिलेटेड PCS प्रीलिम्स की बात हो रही। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न थे, आपने आप यहाँ पे देखे और टॉपिक वाइज भी देखे कि लगभग किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो किधर कितने ज़्यादा वैरी करते हैं। ओके, तो इसके बाद इसमें हम UPPCS प्रीलिम्स में पॉलिटी का जो 2020 का प्रश्न पत्र है वो सारा देखते हैं कि पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए और वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो वो जो डेट है वो 22 जुलाई 1947 है। भारत की संविधान सभा द्वारा तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो वो पिंगली वेंकैया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो वो नए राज्यों का प्रवेश है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये सारे स्टेट से रिलेटेड हैं कि उनको उनका मतलब जो नया स्टेट है उनका कैसे फॉर्मेशन होना है, उनको अलग अलग करके एक नया स्टेट बनाना है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में दिया गया। उसके बाद फिर 5 से लेकर के 11 वो हमारा सिटीजनशिप का एक अलग भाग 2 में आता है और 5 से 11 तक पूरे सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है कि कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, कैसे वो भारत की नागरिकता त्याग सकता है, क्या क्या वो सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो वो मैंने पहले ही आपको बताया 5 से 11। और कोई व्यक्ति 5 प्रकार से नागरिकता को अर्जित कर सकता है भारत की। कौन कौन सी है? तो पहला या तो जन्म से होगा या फिर वंशानुगत होगा या फिर पंजीकरण द्वारा होगा या फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी या फिर राज्य क्षेत्र में मिल जाने के प्राप्त नागरिकता। तो ये 5 तरह से भारत की नागरिकता कोई भी प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और इसके बाद अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 तो ये समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 जो है ये क्या है? इसमें ये कृषि और पशुपालन का संगठन है। और अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तो ये आर्टिकल 50 का पार्ट है। और अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन और सहायता। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे इनका मैचिंग दिया गया है। अनुच्छेद 61 तो राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट, और अनुच्छेद 67 ख तो उपराष्ट्रपति को हटाना, और अनुच्छेद 94 तो ये स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो ये सारे आर्टिकल इस तरह से UPPCS प्रीलिम्स में पूछे गए। तो आर्टिकल पे भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण आर्टिकल, अब सारे तो याद नहीं हो सकते लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं कम से कम वो हमें याद हों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। और दूसरा दिया गया है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो ये संसद अवधारित नहीं, ये राष्ट्रपति यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति होता तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट होता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो जाहिर सी बात है, मनी बिल पे राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती है।
और सामान्य विधि पे जो होता है यहाँ पे ज्वाइंट सेशन हो सकता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, वो अलग अलग जो विशेष बहुमत होता है वहाँ से पास होना चाहिए। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो ज्वाइंट सेशन होता है वो किस आर्टिकल में दिया गया है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ये दोनों चीज़ें कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को इम्पीचमेंट लगेगा तो वो संसद लगाएंगे, संसद से पास होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी यही है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ के लिए संसद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और कैग के लिए भी वही हाल है कि संसद में जब तक इम्पीचमेंट नहीं होगा वो सारी चीज़ें करेंगे। तो केवल 3 यहाँ पे ये सही होगा, बाकी 3 जो दिया गया है 1, 2 और 4 इसके लिए संसद की भूमिका आवश्यक है हटाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ये गलत लिखा हुआ है। तो प्राक्कलन समिति जो होती है वो सबसे बड़ी समिति होती है और प्रत्येक वर्ष इसका जो होता है नियुक्ति होती है और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। केंद्र का कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि इस समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। तो प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें 30 मेंबर होते हैं और वो 30 मेंबर कहाँ के होते हैं, तो वो लोअर हाउस के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो वो है 12। ठीक है, तो ये तो जितने भी स्टेट हैं उनके लिए है, बट दिल्ली के लिए अलग है, मतलब दिल्ली के लिए अलग है। तो दिल्ली में क्या है कि वहाँ पे केवल 10 हो सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, थोड़ा एक मतलब अलग फैक्ट हो जाता है। तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 12। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या सदस्य निचले सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथापि छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है, बट दिल्ली के लिए अलग है, वो आप याद रखिएगा, 10 है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। भारत के निर्वाचन आयोग ये नहीं कराता जो कि पंचायत का इलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो वो भाग 9 में दिए गए हैं। ठीक है, जिसको कि बाद में अमेंड किया गया था 1992 में 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया 1992 में, जो कि पंचायत के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया वो कब आया, वो केशवानंद भारती के मामले में आया 1973 में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कई डिटेलिंग दी गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, तो 24 अप्रैल 1973 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में निर्मित किया था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने या मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये एक निर्बंधन है पार्लियामेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, तो कथन और कारण है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघ कहा जाता है। ठीक है, और कारण है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। अब अर्ध संघात्मक एक अलग चीज़ के बारे में हो रहा है और जुडिशियल रिव्यू एक, दोनों अलग चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपस में एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं करेगा, बट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट जरूर हैं। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, तो भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख 4 लक्षण कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो संविधान की सर्वोच्चता है, दूसरा है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और लिखित और कठोर संविधान, और चौथा क्या है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि भारत को राज्यों के संघ के रूप में संबोधित किया गया है, अर्थात यह एक ऐसा संघीय राज्य है जिसमें एकात्मक सरकार की भी कुछ विशेषताएं मौजूद हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो वो हैदराबाद और कर्नाटका को।
क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मूल प्रश्न में कुछ अलग रहा होगा, बट यहाँ पे ये जो सारे दिए गए हैं ये सारे सुमेलित है। तो अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, वित्त आयोग 280 और प्रशासनिक न्यायाधिकरण तो अनुच्छेद 323 क, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। आप हमें बताइएगा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 क को कब ऐड किया गया है। देखिए, ये प्रश्न बीच बीच में पूछने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप चीज़ों को अपने माइंड में रिव्यू कर सके कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, इनको क्या मुझे आता है, नहीं आता। अगर नहीं आता तो तुरंत बुक लेके उसको सॉल्व आउट करें कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो जाहिर सी बात है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है, एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव के थ्रू इसकी नियुक्ति हुई है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कथन और कारण का है। तो कथन दिया गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, और कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो और इनका नियुक्ति का सही कालानुक्रम पूछा गया है कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जयंती पाठक का, उसके बाद फिर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी का, उसके बाद फिर ममता शर्मा का, और उसके बाद फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये भी सूची दी गई है और आपस में इनको मैच करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे इनका करेक्टली मैच दिया गया है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेदन अधिनियम 1869 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य ये 4A में दिया गया है पार्ट, और राज्य के बारे में जो पार्ट 6 में दिया गया है। भारत का महान्यायवादी किस में है, पार्ट 5 में दिया गया है। और भाग 8 में क्या दिया गया है, तो व्यापार, वाणिज्य और समागम के विषय। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस में दी गई हैं, तो वो 14 में दी गई, यानी पार्ट 14 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो वो नीति आयोग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये 2020 में 19 प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी से, जो कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे और कौन से टाइप के थे, किस टॉपिक से रिलेट करते हैं, तो वो सारे अभी आपने यहाँ पे सारे देख। इसके बाद हम 2019 का देख लेते हैं कि 2019 के प्रश्न पत्र में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पॉलिटी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और कौन से प्रश्न थे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। कैसे, इसको देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने वेरुवारीवाद जो कि 1960 में हुआ था में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो कि 1973 में था, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना तथा यह निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद में माना गया और किस वाद में नहीं माना गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीव रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है डीपीएसपी में भी दिया गया है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे कौन कौन से में हम देखते हैं। तो भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये तो हो गई डीपीएसपी। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो ये आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG दोनों में दिया गया है। तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि ये डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो वो अनुच्छेद 43A है। डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 43 से अंतःस्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए स्थापनों
उपक्रमों या अन्य संगठनों में के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति द्वारा कदम उठाएगा। ये देखिए डीपीएसपी का पार्ट है, तो न्यायालय से इसको इन्फोर्सेबल तो नहीं कराया जा सकता है, लेकिन राज्य को ये एक नैतिक निर्देश जरूर दिए हैं। अनुच्छेद 38 में दिया गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 को तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान किए गए। बाकी 6 से 14 के लिए फिर वो आपका फंडामेंटल राइट में आ जाता है, 21A जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कथन और कारण। इसमें कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। तो सही बात है, जो माइनॉरिटी वर्ड है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। कारण संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो सही बात है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि कारण एक अलग चीज़ के बारे में बात कर रहा है और कथन एक अलग चीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश का मतलब भी कमांड, हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, तो प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो, तो ये पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी। यहाँ उसका करेक्ट मैच दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है। तो 1977 में अस्तित्व में आया, ये सही है। और इसका जो प्रधान होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, तो कैबिनेट सचिव इसका प्रधान नहीं होता है। वर्ष 1947 से 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1970 में इस कार्यालय का नामकरण प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, प्रधान सचिव होता है, न कि प्रधान कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 7 है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो पहले इन सब चीज़ों को कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो वो 110 है। और अगर 108 आएगा तो यहाँ पे फिर जेएस की बात आ जाएगी, यानी ज्वाइंट सेशन, जिसकी की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। और इसमें दोनों सेशन एक साथ बैठ के अपनी वोटिंग और सारी चीज़ें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 162 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो वो त्रिपुरा। ठीक है। अब यहाँ पे 6 जो 6ठी शेड्यूल है उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकार की रक्षा का प्रावधान करती है। तो ये 4 स्टेट आप याद रखिएगा जो कि 6 शेड्यूल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, बल्कि ये कितना है आप जानते हैं 1/3 है। ग्राम सभा एक ऐसा निकाय जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो ये भी नहीं होता, सभी लोग नहीं, जो मतलब जो वहाँ की निर्वाचन सूची वहाँ पे दर्ज लोगों को उनको कहते हैं। तीसरा जो है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो ये सही है। 3 लेवल की बात हुई, ग्राम पंचायत और एक मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत और फिर उसके बाद जिला। तो ये BR मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो यहाँ पे केवल तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, बाकी पहला और दूसरा गलत होगा। क्यों गलत होगा वो आपने देखा भी। अनुच्छेद 243B के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। ठीक है। और 243B1 में क्या प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। और 243D1 के अंतर्गत है कि प्रत्येक पंचायत में SC और ST के लिए उस पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात के स्थान आरक्षित रहेंगे, तथा खंड 2 के अनुसार इसी में उपयुक्त आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति SC ST और की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो ये आप समझ रहे होंगे कि पहला दूसरा गलत क्यों हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो वो 29। और अगर जो 12वीं अनुसूची है जो कि नगर पालिका से रिलेटेड, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं। तो वो दैट इज़ 13 सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथन और कारण है। तो कथन दिया गया है तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ठीक है। और कारण है
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो जाहिर सी बात है इसमें आर तो सही है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। लेकिन जो कथन है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता प्राप्त है, तो अनन्य अधिकारिता उनको प्राप्त नहीं है, इसी वजह से एक गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो वो 1976 है। इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता ये स्टेट उसमें दिया गया है। जनगणना जो है वो संघ सूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये चौथी अनुसूची में है, द्वितीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। और दल बदल विरोध अधिनियम वो किस में है, 10th शेड्यूल में दिया गया है, जो कि 1985 में ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि क्या है ना कि भारत राज्यों ने भारत को नहीं बनाया है, भारत ने राज्यों को बनाया है। ये बेसिक डिफरेंस है यूएसए और इंडिया में। यूएसए में क्या है कि यूएसए में कुछ स्टेट ने मिलके यूएसए को क्रिएट किया है, बट इंडिया में क्या है, इंडिया ने कुछ स्टेट को बनाया है। आर्टिकल आप 1 to 4 देखेंगे तो उसमें भारत के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट का नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, 2-3 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकती है। ठीक है, तो ये जो है ना कि राज्य जो हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाएं। और बाकी दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये तो जाहिर सी बात है गलत होगा। तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो विक्रम संवत पर आधारित है, ये शक संवत पर आधारित है। और राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 में अपनाया गया था। तो ये जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, दोनों डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोनों ही गलत होंगे यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो विक्रम संवत पर नहीं शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है। हिंदी के सारे महीने जितने भी होंगे वो आप याद कर लीजिएगा। और सामान्य वर्ष में 365 दिन का होता है। देश में शक संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। उल्लेखनीय है कि चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। शक संवत के साथ साथ देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है तो MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो RTI अधिनियम से रिलेटेड है। भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1987 में शंकर सिंह, अरुणा राय और निखिल डे आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। तो MKSS किससे रिलेटेड है, वो RTI अधिनियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, आपको इनका मतलब टाइम के हिसाब से इनको ये करना है कि कौन पहले कौन बाद में है। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, तो वो किया 26 अक्टूबर 1947 को। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कब किया, तो 11 नवंबर 1957 को। और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ, तो हुआ 26 नवंबर 1957 को। तो इसके हिसाब से 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पहला हुआ, उसके बाद सबसे लास्ट में चौथा आया। क्वेश्चन नंबर 20 है किसने कहा था कि भारत एक क्या है, अर्ध संघात्मक राज्य है, तो वो केसी वेयर ने कहा। कई बार ये स्टेटमेंट UPPCS प्रीलिम्स में, ROA में और UPSSC में मतलब अक्सर पूछा जाता रहता है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई संविधानविद थे। आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश कानूनविद थे। इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा, लंबा और पेचीदा बताकर इसकी आलोचना की थी। किसने, आइवर जेनिंग्स ने। और अर्ध संघात्मक किसने कहा, तो वो केसी वेयर ने कहा। तो ये 2019 का पूरा पेपर था। आप देख रहे हैं इसमें 20 प्रश्न आए पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद 2018 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देख लेते हैं कि पॉलिटी से कितने प्रश्न आए UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा में। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में अपनाई गई थी, तो वो UK में अपनाई गई थी, ग्रेट ब्रिटेन में। और वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट भी किया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका शक्ति को अपनी लोकतांत्रिक विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं और कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए।
तो वो 24 जनवरी 1950 है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो वो 3, 5, 2, 1। अब इसमें 3 टाइप के न्याय की बात की गई है, 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 टाइप की समानता और 1 टाइप का भ्रातृत्व। कौन कौन है हम देखते हैं। तो भारत के संविधान में 3 टाइप के न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता है, तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और 1 प्रकार की बंधुता यानी भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो प्रियम्बल में ये सारे वर्ड दिए गए हैं उसको 3, 5, 2, 1 के ऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में पाते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें कितनी बार कैसे कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा गया। अभी इससे पहले शायद 2019 में पूछा गया है कि किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है सिटीजनशिप का, तो वो 5 से 11 तक का था। और अभी यहाँ पे पूछा गया कि किस भाग में दिया गया है। तो प्रश्न लगभग जो पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से ही पूछे जा रहे हैं। तो इन पे थोड़ा विशेष पकड़ रखिए, विशेष फोकस रखिए कि जो प्रश्न लगातार आ रहे हैं उनको कम से कम मिस न करिए। और वही चीज़ कि फिर नागरिकता अर्जित कैसे की जा सकती है, तो वो जन्म द्वारा, आवर्जन द्वारा और पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और राज्य क्षेत्र में विलयन से प्राप्त नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो वो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। अलग अलग आर्टिकल्स में उनको एक सेट में डिवाइड किया गया है कि ये गांधीवादी हैं, ये बौद्धिकतावादी हैं और ये समाजवादी आर्टिकल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो सुश्री मीरा कुमार। रामनाथ कोविंद को 60.65% मत मिले, जबकि मीरा कुमार को 34.34% मत प्राप्त हो सके और इस चुनाव में रामनाथ कोविंद विजयी रहे और देश के 14वें राष्ट्रपति बनने वाले कोविंद इस पद पर पहुंचने वाले भाजपा के पहले सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है विधान परिषद को। अब राज्यसभा की भी बात आती है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और समाप्त भी नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को 169 इसका उत्साधन या और सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार क्या है, तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन का उपबंध कर सकेगी। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनका गठन किया जा सकता है तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है उनको समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के न्यूनतम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी। 169 आर्टिकल याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। 8वां है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना और एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, बाकी तो और नहीं है। ठीक है, और ये 312 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 20। अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में? तो वो 552 है। 530 राज्यों के और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। अभी वोटिंग जल्दी हुई थी, तो कितने पे हुई थी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो सकता है, जो मतलब लैंग्वेजेज हैं उसमें। अनुच्छेद 344 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कैसी होगी? वो देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो वो 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद के सदस्य 60 दिनों तक लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित करों में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर जो होता है वो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय
मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के, तो वो PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 14 है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377, ये आर्टिकल 377 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो सेंटर स्टेट रिलेशन से है। गठन इनका किया गया जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था और न्यायमूर्ति सरकारिया ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमेटी के 2 सदस्य थे, वी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो वो किया गया 2006 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना 30 जनवरी 2006 को की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 से जनवरी 2006 तक भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ही महिला एवं बाल विकास को एक विभाग के रूप में कार्यरत किया, तो ऑप्शन उस समय इसमें नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया, तो वो योजना आयोग को कहा गया है आर्थिक मंत्रिपरिषद। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित के द्वारा योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अभी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है, जो कि संविधान में नहीं दिया गया, तो ये भी दिया गया है 314, 315, 280 में दिया गया है, 324 में दिया गया है। नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती हैं और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो वो आंध्र प्रदेश 1953 में बना गया। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1956 में। उससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था और मतलब उसमें काफ़ी कुछ कमेटियाँ बनी, लेकिन सभी ने कहा कि मतलब लैंग्वेज के आधार पर कोई भी स्टेट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फिर बाद में कुछ कहानी ऐसी बनी, कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को बनाना ही पड़ा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों जिसमें संघ राज्य भी शामिल हैं के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद सामान्य बहुमत या सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तित कर सकती है, लेकिन इससे पूर्व राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त होना चाहिए। तो 2018 में 19 प्रश्न पूछे गए पॉलिटी से, जो कि हमने वहाँ पे 1 बाय 1 सारे डिस्कस किए। ठीक है, तो ये पूरा 5 साल का एक एनालिसिस था जो कि 2023 से लेकर के और 2018 तक के आपने देखे कि पॉलिटी के प्रश्न कितने पूछे गए, वो किस किस टॉपिक से पूछे गए और उनका एक्सप्लेनेशन। तो इसके हिसाब से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, बाकी एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को भी प्लीज़ शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।